जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग राजभाषा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। और हमारे यूट्यूब चैनल को यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला पॉइंट इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 17 के अंतर्गत किया गया है। और राजभाषा संबंधी प्रावधान जो हैं संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में आते हैं। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 343 के तहत यह बताया गया है कि संघ की राजभाषा जो है हिंदी है और जो लिपि है देवनागरी है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन कर सकता है, जिसमें एक अध्यक्ष और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अनुच्छेद 344 के तहत जो है राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध में एक आयोग का गठन कर सकता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जितने भी भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं वो भी लोग शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है, वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम राजभाषा का आयोग का गठन सन 1955 ईस्वी में बीजी शेख की अध्यक्षता में किया गया था। अगला पॉइंट है, राजभाषा के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति के गठन का भी प्रावधान है। इस समिति में कुल 30 सदस्य होती हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। राजभाषा के संबंध में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने का प्रावधान है, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं और जबकि 10 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला पॉइंट है, वर्ष 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम पारित किया था। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम सन 1963 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान में यदि कोई भी भाषा जोड़ी जानी है तो वह 8वीं अनुसूची के अंतर्गत उस भाषा को जोड़ा जाता है। भारतीय संविधान में यदि किसी भाषा को जोड़ना है, भारतीय संविधान के में किसी भी भाषा को जोड़ना है तो वह भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, जबकि वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो 22 भाषाएं वर्णित हैं। अगला पॉइंट है, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। सिंधी भाषा को कब कब शामिल किया गया था? तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो 1992 में शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है,
92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई थी, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अनुच्छेद 350 ए में यह उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। और अगला पॉइंट है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे किया जाए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 351 में किया गया है। अब हम लोग आपातकालीन उपबंध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य आपातकाल, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। आपातकाल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला जो है राष्ट्रपति आपातकाल होता है, दूसरा जो है राज्य आपातकाल होता है, तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल होता है। आपातकाल संबंधी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आपातकालीन संबंधी सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है युद्ध अथवा वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अगला पॉइंट है मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया है। अगला पॉइंट है भारत में अब तक 3 बार भारत चीन युद्ध 1962 के तहत और भारत पाक युद्ध 1971 के समय एवं आंतरिक अशांति का मामला जो है 1975 में जब था तो राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। बाद में कुल 3 बार आपातकाल लग गया। पहला जो है भारत चीन युद्ध जब 1962 में हुआ था तब एक आपातकाल लगा था। दूसरा जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध जब 1971 में लड़ा गया था तो उस समय एक आपातकाल लगाया गया था। जब एक आंतरिक अशांति का मामला जब 1975 में आया था
तो उस समय एक आपातकाल लगा था। कुल भारत में अब तक 3 आपातकाल लग चुके हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है और 6-6 माह के करके अधिक अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और 6-6 माह करके अनिश्चित समय तक ये इस आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अब तक भारत देश में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अगला पॉइंट है, राज्य आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है और विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाकर 3 वर्ष किया जा सकता है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मणिपुर और तीसरा है बिहार। उत्तर प्रदेश में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और मणिपुर में भी कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और बिहार में जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे उनको पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो पहला संविधान संशोधन सन 1951 में हुआ। इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहले संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला पॉइंट है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। 7वां जो संविधान संशोधन हुआ सन 1956 में हुआ। इस संशोधन द्वारा जो किया गया, राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया। 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया। अगला पॉइंट है, 10वां संविधान संशोधन। 10वां जो संविधान संशोधन है 1961 में किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। जो 10वां संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। अगला पॉइंट है, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। 12वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था यह कब हुआ? 12वां जो संविधान संशोधन 1962 में हुआ। इस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा जो है गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, 44वां संविधान संशोधन। 44वां जो संविधान संशोधन है वह भी 1962 में किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है पांडुचेरी को संविधान भारतीय संघ में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, 18वां संविधान संशोधन। 18वां जो संविधान संशोधन है सन 1966 में किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला पॉइंट है, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन जो है वह 1967 में किया गया। इस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है
8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। अगला पॉइंट है 24वां संविधान संशोधन। जो 24वां संविधान संशोधन है वह 1971 ईस्वी में किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट है 36वां संशोधन। 36वां जो संविधान संशोधन है वह 1975 में किया गया। इस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। अगला पॉइंट है 42वां संविधान संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन है वह वर्ष 1976 में हुआ। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है इस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन की संज्ञा दी जाती है। जो 42वां संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया और इस संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया और इसी संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया और इस संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया और इसी संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा, वन और वन्य जीव, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जैसे विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लघु संविधान के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में किया गया। इस संविधान संशोधन में कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर कितना कर दिया गया? तो 5 वर्ष कर दिया गया और इसी संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला पॉइंट जो है 52वां संविधान संशोधन। 52वां जो संविधान संशोधन है हमारा कब हुआ? तो 1985 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। अगला पॉइंट है अनुच्छेद संविधान संशोधन जो 56वां है। जो 56वां संविधान संशोधन है वह 1987 में किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 56वें संविधान संशोधन द्वारा 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है 61वां संविधान संशोधन। 61वां जो संविधान संशोधन है वह 1989 में किया गया। इस संविधान संशोधन में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला पॉइंट है 69वां संविधान संशोधन। 69वां जो संविधान संशोधन है वह 1992 में किया गया। इसमें जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा प्रदान किया गया।
दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा प्रदान किया गया। अगला जो संशोधन है 71वां संविधान संशोधन। 71वां जो संविधान संशोधन है वह 1992 में किया गया। इसमें जो कहा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला जो संविधान संशोधन 73वां जो संविधान संशोधन है वह 1992 में किया गया। यह इसमें कहा गया कि संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट है 74वां संविधान संशोधन। 74वां जो संविधान संशोधन है वह वर्ष 1992 में किया गया। इसमें जो है संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। अगला जो पॉइंट है 84वां संविधान संशोधन। 84वां जो संविधान संशोधन है वह वर्ष 2001 में किया गया। इसमें जो है 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। अगला पॉइंट है 86वां जो संविधान संशोधन है। 86वां जो संविधान संशोधन है वह वर्ष 2003 में किया गया। इसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में कब लाया गया है तो यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत लाया गया। अगला पॉइंट है 91 संविधान संशोधन अधिनियम। 91 संविधान संशोधन जो कब किया गया तो यह 2003 में किया गया। इसमें कहा गया कि संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के या उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट है 92वां संविधान संशोधन। 92वां जो संविधान संशोधन है वह वर्ष 2003 में किया गया। इसमें कहा गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया। अगला जो संविधान संशोधन है 93वां संविधान संशोधन। 93वां जो संविधान संशोधन है वर्ष 2006 में किया गया। इसमें कहा गया कि जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सरकारी व निजी शिक्षा संस्थानों में 27% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सरकारी व निजी संस्थानों में 27% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला जो संविधान संशोधन है वह है 99वां संविधान संशोधन। यह कब किया गया तो यह 2015 में किया गया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अगला जो संविधान संशोधन है वह 100वां संविधान संशोधन। 100वां जो संविधान संशोधन है वह वर्ष 2015 में किया गया। इसमें कहा गया कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सीमा क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सीमा क्षेत्रों का आदान प्रदान कब किया गया तो वर्ष 2015 में किया गया। अगला जो संविधान संशोधन है वह 101वां संविधान संशोधन। इसमें जो कहा गया कि वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 101वां संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। अगला संविधान संशोधन है वह 102वां संविधान संशोधन। 102वां जो संविधान संशोधन है वह वर्ष 2018 में किया गया। इसमें कहा गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया
तो 102वें संविधान संशोधन द्वारा 2018 में प्रदान किया गया। अगला जो संविधान संशोधन है वह 103वां जो संविधान संशोधन है वह कब किया गया, तो यह 2019 में किया गया। इसमें जो है समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अगला जो संविधान संशोधन है वह 104वां संविधान संशोधन। 104वां जो संविधान संशोधन है वह 2020 में किया गया था। इसमें कहा गया कि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सीटों का आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण को समाप्त किया गया। आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को समाप्त कब किया गया, तो 104वें संविधान संशोधन 2020 के अनुसार आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। अगला संविधान संशोधन है 105वां संविधान संशोधन। 105वां जो संविधान संशोधन है वह वर्ष 2021 में किया गया। इसमें कहा गया कि राज्यों द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया। इसमें जो है राज्यों द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को यह PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। वैसे हम इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वो चाहें तो वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।